माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। अभी तक हिंदी संस्कृत का पेपर हो गया है। अब 13 तारीख को आपका गणित विषय का प्रश्न पत्र है कक्षा 10 का। तो हालांकि अपन ने बहुत तैयारी करी है पहले से, लेकिन फिर भी जो अपने पास 2-3 दिन है उसमें अपन कुछ प्रयास करेंगे। पिछले वर्ष के जो है प्रश्न अपन उनको हल करने का प्रयास करेंगे। अपने को आइडिया होगा कि प्रश्न पत्र किस तरीके से आता है। ये पिछले वर्ष का पेपर है, ये सेट भी है और ये हाई स्कूल मुख्य परीक्षा लिखा हुआ है। आप देखो 2023 का, इस साल का नहीं है, पिछले साल का है। तो मैं आपको हल करने का प्रयास कर, जैसा कि आपको मालूम है 1 से लेकर इसमें एक अंक के 30 प्रश्न आते हैं। पहले मैं वो आपको हल करा रहा हूँ। आपका प्रयास होना चाहिए कि 30 अंक के जो प्रश्न है अधिकतम आधे घंटे में हल हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखता हूँ। मैं ज़्यादा देर न लगाते हुए मुख्य बात पे आता हूँ और प्रश्न हल करवाता हूँ। पहला प्रश्न है, ये सही विकल्प चुन के इसके अंदर 6 प्रश्न हैं, एक अंक के 6 प्रश्न हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखो। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप इसमें कौन सा है? ये ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये इसका मानक रूप है। इसमें एक चीज छूट रही है, इसमें यहाँ पे ये और होना चाहिए a नॉट इक्वल टू 0। इसमें a नॉट इक्वल टू 0 ये और होना चाहिए, क्योंकि इसमें अपने को दिया नहीं है, इसलिए अपन इसको, ये अपना सही है, ये वाला सही, इसके साथ ये होना चाहिए, मैं कह रहा था। चलो आगे देखते हैं। ये जो है अपने को एक समांतर श्रेणी दी है, इसका अपने को 11 पद निकालना है। तो इसके अंदर अपने को सूत्र लगाना पड़ेगा, ए एन बराबर ए प्लस 1 एन माइनस 1 इंटू डी। उससे अपन हल करेंगे तो ए का मन -3 और डी का मन कितना होगा -12 में से अपन ये -3 घटाएंगे तो ये कितना आएगा 2.5 आएगा प्लस का। तो उसको हल करेंगे तो 22 आएगा, 11 पद क्या आएगा 22। अगला प्रश्न देखते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र बच्चों यहाँ से ये वाला होगा। शंकु तो देखा ना आपने, बस अभी इतना टाइम नहीं है, मैं तो आपको उत्तर बता रहा हूँ। फिर उसके बाद 6 और 20 का HCF, 6 और 20 का HCF क्या हो गया? तो 6 हो गया, 6 से छोटी संख्या हो गई। तो यहाँ पे इसका उत्तर 6 का भाग 6 में जाता है, 20 में नहीं जाएगा। तो इसका 6 तो नहीं हो सकता, तो 2 हो सकता है। 2 का भाग 6 और 20 दोनों में जाएगा, ये तो किसी भी हालत में नहीं हो सकते। अगला प्रश्न, त्रिघात बहुपद के कितने शून्य हुए? भाई साहब जितनी घातांक होती है उतने ही शून्य होते हैं। तो घातांक 3 है तो इसके 3 शून्य होंगे, तो इसलिए पांचवें प्रश्न का ये डी ज्यादा सही है। अगर एक घात का होता तो एक बहुपद होता, 2 होता तो द्विघात होता तो 2 होता। समीकरण के एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है? तो ये वाला सूत्र है। अब ध्यान देखो कि ये भी एक बार प्रश्न में पूछा गया था, तो ये भी हो सकता है, ये भी, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना अपने को। ये आया कैसे? इसका इसके अंदर गुणा किया, इसका इसके अंदर गुणा किया और साथ में ये बराबर नहीं। अब देखो मैं यहाँ से आपको और इस पर क्या क्या प्रश्न बनते हैं, इसका मतलब है कि अनेक हल, इसका मतलब है कोई हल नहीं। और अब देखो यहाँ पे इसका एक मतलब हो रहा है कि इस जो शर्त है इसका मतलब है कि 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इसका मतलब है संपाती होती हैं, इसका मतलब होता है रेखाएं समांतर होती हैं। इन दोनों का एक मतलब और है, इन दोनों का मतलब ये है कि ये जो समीकरण दिए हैं इनका ये जो है समीकरण संगत है, निकाय संगत है। अगर ये दिया तो इसका मतलब ये समीकरण असंगत है। तो इस तरह से ये प्रश्न इसके ऊपर बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं कोटि। जैसे मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, इस बिंदु की x अक्ष से दूरी ये होगी, तो इसको अपन कोटि बोलेंगे, ये कोटि। और y अक्ष से दूरी इसको बोलेंगे भुज। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या है? कोटि आएगा। इसमें अपने को 2 उत्तर दिए, भुज या कोटि, तो कोटि सही है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघात सूत्र के रूप में जाना जाता है।
AP 5, 10, 15 का 10वां पद क्या होगा? तो ये तो सीधे देख लो, 5 का पहाड़ा है तो 5 धाम 50, तो इसका 10वां पद क्या होगा? 50 होगा। सूत्र हम सूत्र से भी कर सकते हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी से भी हम कर सकते हैं। तो क्या आएगा? 10वां पद 50 आएगा। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसमें क्या आएगा? समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आपने देखा ये रिक्त स्थान एक एक अंक के, ये 6 रिक्त स्थान हो गए। कितना आसान है, और हमको उत्तर भी दिए हैं, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। अगला वैसे जोड़ी बनाना है, तो 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर, इसका मान क्या होगा बच्चों? इसका मान होगा 9। अब कैसे आया वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 9 हमने कॉमन निकाल लिया, देखो 9 हमने कॉमन निकाली, तो सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर, ए का मान कितना होता है? 1, तो इसके हमने 1 लिख दिया, 9 एकम 9, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका संबंध इससे होगा। बिंदुओं 0 4 और 3 0 की बीच की दूरी कितनी होगी बच्चों? ये 5 होगी। ठीक है, दूरी का सूत्र मालूम है ना? वर्गमूल के अंदर x माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का पूर्ण वर्ग, उससे ये 5 आएगा। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो ये हो जाएगा ABC हो जाएगा। तो यहाँ पे घनाभ का आयतन दिया है क्या? ये दिया है, ये दिया है यहाँ पे BAC। ठीक है, अब ABC भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं, ABC लिखो BAC लिखो, तो ये सब गुणा में है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग, तो इसका संबंध इससे है। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर, का मान 1 होता है, तो इसका संबंध B से होगा। फिर उसके बाद tan 90 माइनस A, ये कोट A के बराबर होता है, तो इसमें ये छूट रहा है ना, इसका संबंध किसी से नहीं होगा। अब एक शब्द में उत्तर लिखो। एक पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 0। आपका उत्तर क्या होगा? 0। वर्ग 20 40 का वर्ग चिन्ह, मतलब 20 और 40 के बीच में क्या आएगा? 35। अब कैसे आएगा वो भी आपको, 20 और 40 को जोड़ दो तो 60 आएंगे, 60 में 2 का भाग दो तो 30, तो क्या 20 और 40 का वर्ग चिन्ह क्या आएगा बच्चों? 30 आएगा। किसी द्विघात वर्ग समीकरण के लिए विभक्ति कर का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4AC। क्या लिखो ये? B वर्ग माइनस 4AC, इसका उत्तर क्या होगा? B वर्ग माइनस 4AC, ये इसका उत्तर होगा। अगला पे देखते हैं, AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखो। तो देखो n पदों का योग ज्ञात करने के 2 सूत्र होते, तो मैं वो लिख देता हूँ। ये सूत्र होता है SN बराबर n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक दूसरा सूत्र होता है SN बराबर n/2 और A प्लस L। एक सूत्र ये होता है, तो आप तो कम से कम एक सूत्र, ये वाला सूत्र लिख ही दो। अगर 2 लिखते हो तो बहुत अच्छी वाली बात है। उन्नयन कोण की परिभाषा, जब हम किसी अपनी आंख से ऊपर स्थित वस्तु को देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। आपको इसके साथ में चित्र भी बनाना चाहिए, तो चित्र में मैं बनाता हूँ। ये यहाँ पे क्षैतिज रेखा है, यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं ऊपर की ओर, तो ये चीज इस तरह से बनना चाहिए। तो ये जो कोण बनेगा इसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण, ये कोण उन्नयन कोण कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। देख लो यहाँ पे, जैसे मान लो ये एक वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है जो कि इस बिंदु को स्पर्श करे, टच करे, ये बिंदु P है। तो बिंदु P को, ये बिंदु P रेखा पे भी है और वृत्त पे भी, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, इसमें सत्य असत्य बताना है, तो इसमें भी 6 प्रश्न अपने को मिलेंगे, एक एक अंक के 6 प्रश्न मिलेंगे। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है क्या? बिल्कुल नहीं है। छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदु पर काटती है। देखो ये छेदक रेखा है, क्योंकि ये वृत्त को काटे 2 बिंदु पर। ये स्पर्श रेखा है, ये भी छेदक रेखा है। ठीक है, ये 2 बिंदु पर काट रही है। बिंदु 7 1 और 0 0 के बीच की दूरी क्या होगी बच्चों? तो इसका ये 5 वर्गमूल 2 होगा क्या?
तो देखो साथ ही 49 और एक 50, तो सही है, ये जो है कथन सत्य है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है क्या? यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई एक समान नहीं होता है ना, ये जो कथन असत्य है, क्योंकि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, तो ये कथन असत्य है। उसके बाद दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा समान अनुपात में होती है, हाँ, ये जो है कथन सत्य है। अब ये तो अपने कोर्स में ही नहीं है अभी, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करो, फिर भी मैं बता देता हूँ। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है क्या? तो ये जो है कथन असत्य है, ये सत्य है। दृष्टि रेखा प्रेक्ष की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने में रेखा होती है, हाँ देखो ये आंख है आपके यहाँ पे, ये आपकी आंख है यहाँ पे, और ये वस्तु है, तो आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को अपन क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। ये आपकी दृष्टि रेखा है। तो इस तरह से ये आपके एक एक अंक के 30 प्रश्न मैंने आपको हल करा दिए, और आगे देखते हैं अपन। यहाँ पे दो दो अंक के भी लिखने हैं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखो। तो क्या है प्रमेय? क्या है? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदु पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसका आपको चित्र भी बनाना चाहिए। ये आपको किताब में मिल जाएगा। ये थेल्स प्रमेय के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। एक ये प्रश्न भी आप कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है DEBC के समांतर है, इसकी लंबाई 105, इसकी 3 दी है, तो ये 1 दिया, तो ये हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि DEBC के समांतर, इसका मतलब ये है ये बटे ये बराबर ये बटे ये, तो लिख दिया मैंने AD बटे BD बराबर AE बटे EC। अब इनके मान दिए, ये मान मैंने यहाँ पे लिख दिए, EC निकालना है। अब इसके बाद हम कैची गुणा करके ये मान हम निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा, मैं सीधे कर रहा हूँ, EC बराबर 1 गुणा 3 बटे 1.5, और हल करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसलिए इसकी लंबाई कितनी होगी? EC की लंबाई, ये तो पूछी थी, EC की लंबाई कितनी आएगी? 2 आएगी। ये अगला प्रश्न है, इसमें बिंदु PQ के बीच की दूरी निकालो। तो दूरी का सूत्र हमको याद होना चाहिए, अगर नहीं तो सब बेकार है। तो दूरी का सूत्र हमको मालूम है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। इस तरह से बिंदु P और Q अंकित कर लें, और उनके क्या है निर्देशांक लिख लें, और यहाँ पे लिख लें, और ये सूत्र लिख लें दूरी का, ये दूरी। तो PQ, दूरी का PQ, अब मान रख दो, ये x1 y1 x2 y2 मान रखेंगे, तो 4 माइनस 6 का वर्ग प्लस 6 माइनस 8 का वर्ग। इसको हल करेंगे तो ये आएगा, 4 में से 6 गए तो 2, 2 का वर्ग 4, और प्लस 6 में से 8 गए 2, 2 का वर्ग 4, 4 और 8, तो 8 को लिखेंगे अपन 2 वर्गमूल 2 अपन लिख सकते हैं। मैं आपको केवल ध्यान दिला रहा हूँ, मैं इस तरह से आपको करना है। फिर उसके बाद AB और -A -B के मध्य बिंदु ज्ञात करो, मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लें। ये x1 है, ये y2 है, ये x1 y1 x2 y2। तो ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे हमको x1 दिया है कितना? A प्लस x2 दिया है -A, ये x1 ये x2 बीच में प्लस बटे 2। यहाँ पे y बराबर y1 दिया है b प्लस y2 दिया है -b बटे 2। आप देखेंगे ये प्लस के माइनस के तो ये कट जाएंगे, तो 0 बटे 2। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा? 0 बटे 2। तो क्या आएगा? x बराबर 0 और y बराबर 0। तो कहने का मतलब ये है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? ये 0 0 होंगे बस। एक प्रश्न है, tan A बराबर 4/3, तो sec A और cos A का मान निकालो। तो देखो पहले तो tan A दिया है, अब ये सोचो sec A का मान निकालना है। तो tan A और sec A में क्या संबंध होता है? तो sec वर्ग A बराबर 1 धन tan वर्ग A होता है, और sec का मान निकाल लेंगे, फिर अपन cos A का मान निकाल लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को हम। sec वर्ग A बराबर 1 धन tan वर्ग A, 1 धन tan का मान कितना होता है? 4/3, तो जाएगा 4 का 16/9, इसको हल करेंगे तो आएगा 25/9, और ये आ जाएगा, ये मान किसका है? सेक वर्ग ए का।
हमको मान किसका निकालना है, सेक ए का निकालना है। तो वर्ग हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 25/9, 25 का 5, 9 का 3, तो ये इस तरह से ये क्या है प्लस माइनस आएगा, फिर प्लस का चिन्ह लेंगे। तो सेक ए बराबर 5/3, तो कोस ए क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो कोस ए क्या होगा 3/5। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पुस्तक में ये प्रश्न हमको इस तरह से हल नहीं किया गया है, इसको हमको समकोण त्रिभुज बना के हल करना पड़ेगा। अब मैं इतना अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना, तो मैंने आपको बता दिया। एक अगला प्रश्न देखता हूं मैं यहाँ पे, ये तो अपने कोर्स में ही नहीं है तो ये नहीं आएगा। ये प्रश्न है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो, रेशमा मैच जीतेगी या संगीता हारेगी, एक ही बात है। तो संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता दी है, तो हम संगीता के मैच हारने की प्रायिकता निकाल लेंगे, तो वही उत्तर क्या होगा, रेशमा की जीतने की प्रायिकता होगी। तो देखो कैसे करें इसको। तो संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता पीई मान ली, और ये हमको दिया 0.62 दिया है। तो संगीता के मैच हारने की प्रायिकता को कैसे लेंगे, पीई बार लिखेंगे, ये हम निकाल लेंगे। तो अब हमको पीई और पीई बार में संबंध मालूम है, पीई प्लस पीई बार बराबर 1 होता है ना। तो ये हो जाएगा पीई बार बराबर 1 माइनस पीई, तो हो जाएगा 1 माइनस 0.62। मैं घटा के बताता हूँ आपको 1.00, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये भी नहीं आता 0.62, 10 में से 2 गए तो 8 आएंगे यहाँ पे, 10 में 2 गए 8, और 9 में 6 गए 3, और यहाँ पे 0 बचेगा, तो ये हो गया 0.38। देखो ये क्या था, ये संगीता के मैच हारने की प्रायिकता, तो इसके स्थान पे हम रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता लिख सकते हैं, इसके स्थान पे। तो रेशमा के, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता, मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी, 0.38। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि यह गेंद लाल हो। तो देखो सबसे पहले तो हमको प्रायिकता का सूत्र लिखना है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। तो कुल घटनाएं कितनी है, 3 और 5 8 हो जाएंगे, ठीक है। और अपने को अनुकूल घटना क्या है, लाल गेंद के लिए घटना कितनी, 3। तो इस तरह से ये हमको करना है और फिर मान रख देना है। तो मैं सीधे शॉर्ट में आपको बताता हूँ। तो लाल गेंद आने के प्रायिकता, कुल गेंदें कितनी 8, और लाल गेंद कितनी है 3। तो बस ये उत्तर आएगा, लाल गेंद आने की प्रायिकता। अगर उसमें मैं पूछा होता काली गेंद आने की प्रायिकता, तो 5/8 लिखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसी में बच्चों, कि एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। तो अब यहाँ पे ये 10वां प्रश्न है। तो पासे को एक बार फेंकने पर कुल घटना कितनी होंगी, 6। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। तो देखो पासे को उछालने पर 6 घटनाएं होंगी, 1 2 3 4 5 6, और अब इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी, 2 3 5। तो ये हमारे लिए अनुकूल घटना हो जाएंगी। तो इसमें कितने अवयव है, 6। इसको कैसे लिखेंगे, एन एस बराबर 6 लिखेंगे। इसमें कितने अवयव, 3। तो एन ए बराबर 3 लिखेंगे। फिर सूत्र लिखेंगे, अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या, फिर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अनुकूल कुल घटनाएं कितनी, 3। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन ए बटे एन एस ऐसे लिख के, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, 3 और 6 कट जाएंगे, तो ये आएगा 1/2। देखो बच्चों वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। आप ये प्रश्न देख लो, अगर आपके पास पेपर नहीं पिछले साल का, ये 140 को अभाज्य गुणनखंडों से के रूप में व्यक्त करो। फिर ये अपने को एचसीएफ दिया है, संख्या दी ए बी, तो एलसीएम अपने को निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सूत्र मालूम है, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो ये 2 अंक का प्रश्न है, ध्यान रखो। जहां अथवा लगा है इसका मतलब उनमें से कोई अपने को एक प्रश्न हल करना है। ये प्रश्न दिया है, सिद्ध करो कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है ना, ज्यादा नहीं है, बहुत आसान सा है। और 17 23 29 का एचसीएफ, ये देखो 17 23 29 का एचसीएफ यहाँ से 1 आएगा,
मेरे को मालूम 17, 23, 29 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे इसके 2 शून्य मिलेंगे, क्या क्या होंगे, u का मान 0 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 माइनस 2, तो देख लेना। और एक द्विघात बहुपद ज्ञात को जिसके शून्य को योग -1 वर्गमूल 5 है, तो ये आएगा x वर्ग माइनस प्लस x वर्ग प्लस x और प्लस वर्गमूल 5, इस तरह से आएगा। यहाँ पे अनुपात क्या आएंगे, 3/2, 1/4 और 5/7। यहाँ पे इसके हल आएंगे, ये देखो पहले मैं इसको देता हूँ, इसके कितने शून्य होंगे, जितने बार ये ग्राफ एक्स एक्स को काटेगा, तो 1 2 3 बार काट रहा है, तो इसके 3 शून्य होंगे। यहाँ पे इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल 0 होगा, क्योंकि इसमें b नहीं है, तो 0/1, तो 0 आएगा। अब इसको हल करना है, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 4, तो संख्याएं 9 और 5 आएगी, 9 और 5 14, 9 में से 5 गया तो 4, इसका उत्तर ठीक है 9 5 आएगा। अब इसके बाद ये बाकी के प्रश्न आप देख, क्योंकि ये थोड़ा हल करना पड़ेगा, इसके अंदर विभक्ति का निकालना पड़ेगा, b² - 4ac निकालना पड़ेगा, a b c यहाँ से अपने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद ये 17 प्रश्न है, ये समांतर श्रेणी दी, इसका अपने को 10वां पद अपने को निकालना है, तो यहाँ से अपने को सूत्र वाले an बराबर a प्लस n माइनस p इंटू डी अपने को लगाना है, ठीक है। फिर ये बताना है क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको उठाएंगे, इसमें से इसको उठाएंगे, अगर दोनों का अंतर समान हो तो हम बोलेंगे हाँ ये समांतर श्रेणी में, अन्यथा नहीं है। बाकी के प्रश्न अगले, उसके बाद जो प्रश्न, ये 3-3 अंक के प्रश्न है, ठीक है बच्चों। वीडियो लंबा हो रहा है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो आपको, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इन प्रश्नों का अभ्यास जरूर कर लें, ये पिछले वर्ष का पेपर है।